हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा कॉन्वर्सेशन। और आज एक आपके लिए नए इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं जानकारी लेकर आई हूं। चलिए पहले एक सवाल से, अगर ओवर द इयर्स मान लीजिए आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया है और वो 10 लाख की एक रकम है, इसे आपको अब इन्वेस्ट करना है आगे के लिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? शायद सबसे पहले आपको लगेगा पुराना जो है ट्राइड बैंक एफडी, वहां पर ये 10 लाख जमा कर दूं, म्यूचुअल फंड है वहां पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो हमेशा से आ रहे हैं, ये है 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के टिकट साइज का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम बड़ी है, 50 लाख है, तो फिर आप थोड़ा और ज्यादा पीएमएस और एआईएफ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी का भी फायदा चाहिए, लेकिन इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप जो है उसको विन करना चाहते हैं, तो अब आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा डिफाइंड प्रोडक्ट आ चुका है। जी हाँ, सेबी एक नया निवेश लेकर आई है जो म्यूचुअल फंड, पीएमएस और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं एआईएफ के बीच की कड़ी माना जा रहा है, और इसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। जी हाँ, एसआईएफ आपने भी सुना होगा। और आज हम समझने वाले हैं कि ये एसआईएफ कैसे काम करता है, ये आपके पैसे को बाजार में किस तरह से इन्वेस्ट करने वाला है। वैसे उसके पहले कुछ डेटा जो आपको जरूर सुनना चाहिए। सितंबर 2025 में एसआईएफ के प्रोडक्ट आने शुरू हुए थे। अक्टूबर 2025 में एसआईएफ का जो एयूएम था वो था 2010 करोड़ पर, और महज कुछ महीने में यानी मई 2026 तक एसआईएफ का जो एयूएम है वो 13,800 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, यानी 12.1% का मंथ ऑन मंथ इंक्रीज। 50,000 से ज्यादा निवेशक अब इसमें पैसा लगा चुके हैं। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज सबसे पॉपुलर है, तो इसे भी समझने वाले हैं। और एओएम का जो 70% हिस्सा है ना, वो इसी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी में जा रहा है। 9,709 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो आज एसआईएफ को पूरी तरह से समझाने के लिए, यानी एसआईएफ का एक 360 वर्जन देने के लिए, एसआईएफ 360 के फाउंडर और सीईओ संदीप सेठ मेरे साथ हैं। संदीप, वेलकम टू मनी 9 स्टूडियो। तो संदीप का ये जो प्लेटफॉर्म है एसआईएफ 360, यहाँ आप जाएंगे तो आपको सारे एसआईएफ की लिस्ट मिल जाएगी। आप इन्हें एनालाइज कर सकते हैं, इन्हें कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसआईएफ, अगर मैं कहूं कि एक मतलब मुझे समझाइए व्हाट इज एसआईएफ, डिफाइन कीजिए एकदम इजी वे में, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या हैं? First of all, thank you so much, Priyanka, for having me on the show. So, specialized investment funds are, this is the new category which has been launched by SEBI. जो last year जैसा आपने कहा कि SEBI ने launch किया to bridge the gap between the mutual fund and the PMS and AIF. म्यूचुअल फंड में आपको मालूम है कि एक इन्वेस्टर 100 रुपये से शुरुआत कर सकता था इन्वेस्टमेंट की, और PMS और AIF 50 लाख और 1 करोड़ के टिकट साइज के साथ थे। म्यूचुअल फंड एक डिफाइंड कैटेगरी है, रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के साथ जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। वेयरएज जो AIF है उसमें बहुत रेगुलेटेड और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोफिस्टिकेटेड पोर्टफोलियोज क्रिएट करते थे फंड मैनेजर। तो वहाँ पे एक नीड दिखी जो इस गैप को ब्रिज कर सकती थी 50 लाख और 100 रुपये के बीच में। तो एक नई कैटेगरी इवॉल्व हुई जो सेबी ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की है, विच इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। और दूसरी बात, इसमें लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज हैं। पहले ट्रेडिशनली हमने देखा प्रियंका कि हम सिर्फ मार्केट का एक साइड को ही कैप्चर कर पा रहे थे। डायरेक्शनल जब मार्केट मूव होता था तो ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिल पाता था। वेयर इज इन एसआईएफ लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में फर्स्ट टाइम फॉर दिस टिकट साइज। देवर देयर पहले से थे वो AIF इन्वेस्टर्स के लिए, बट SIF 10 लाख के टिकट साइज में एक रिटेल और आई वुड से एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, सो 10 लाख का टिकट साइज, ये इंपॉर्टेंट है। तो 10,000 की सिप नहीं, 10 लाख का सिर्फ आप कर सकते हैं, ठीक है? और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जाएगा। पर जी, आपने एक वर्ड यूज किया, लॉन्ग शॉट स्ट्रैटेजीज, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। ये क्या है? अगर किसी को नहीं पता है, उसके पास है 10 लाख और उसको लग रहा है कि ये एसआईएफ क्या है, मैं इसमें पैसा डालूं, पर ये लॉन्ग शॉट स्ट्रैटेजी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा भी आ रहा है। ये हाइब्रिड लॉन्ग शॉट स्ट्रैटेजीज में सारी एमसीज के ऑलमोस्ट 18, अब एसआईएफ है मार्केट में 18 जी, अभी 21 हो चुके हैं। 21 हो चुके हैं, हमारी बात करते करते 21 हो चुके हैं। ओके, सो सारी बड़ी जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, आप नाम लीजिए, सबसे बड़ी एयूएम वाली SBI,
इसका SIF है, कोटक ने अभी भी लॉन्च किया है, जियो लाने की तैयारी में है, ईडलवाइज ने सबसे पहले लॉन्च किया और सबसे बड़ा ईओएम इनका 5,000 करोड़ का। लेकिन कमिंग बैक टू ये लॉन्ग शॉट आपने भी अभी यूज किया, ये क्या होगा मेरा पैसा यहाँ पे लॉन्ग शॉट में, ये स्ट्रैटेजी क्या काम करती है? श्योर। सो प्रियंका, यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर है जो हमारे म्यूचुअल फंड को SIF से डिफरेंशिएट करता है। हमने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में देखा है कि एक फंड मैनेजर कोई भी स्टॉक को बाई करता था इन द एंटिसिपेशन कि वो ऊपर जाएगा और उसको पैसा बनेगा, तो उसको लॉन्ग बोलते हैं कि बाइंग समथिंग एट अ लोअर लेवल, जब वो ऊपर जाए और उसको बेच देना ताकि प्रॉफिट बना, दैट्स लॉन्ग। शॉर्ट उसका एकदम अपोजिट है, जहां पे फंड मैनेजर को कुछ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं, जहां पे उसको पेसिमिज्म लग रहा है किसी सेक्टर में, तो वो उन स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में विदाउट इवन ओनिंग देम। वो उसको ऑन नहीं करते हैं बट स्टिल दे कैन FNO यस, डेरिवेटिव्स मार्केट में, फ्यूचर्स में जाके उस स्टॉक को वो शॉर्ट कर सकते हैं इन द एंटिसिपेशन कि वो नीचे आएगा स्टॉक और वो नीचे लेवल पे उसको बाय कर लेंगे। तो शॉर्ट उसका एकदम अपोजिट है। तो हमने देखा है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में चलती थी सिर्फ अपसाइड, तो हमारा पैसा बनता था, अगर नीचे जाती थी तो पैसा टूटता था। बट SIF एकदम डिफरेंशिएट कर देगा। अगर फंड मैनेजर ने सही कॉल ले ली तो वो स्टॉक स्पेसिफिक भी प्ले कर सकता है। वो कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीदेगा जो उसको अंडर वैल्यूड लगते हैं, जहां पे उसको वैल्यू दिख रही है वो लॉन्ग करेगा, और कुछ स्टॉक्स उसको जरूर ऐसे भी दिखते हैं हर मार्केट में जो नीचे आ सकते हैं यहाँ से, तो वो उन स्टॉक्स को शॉर्ट करेगा। तो पैसा दोनों तरफ बनने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसकी जरूरत क्या है? अगर मुझे यही करना है, डेरिवेटिव्स करना है, तो FNO है, ठीक है, मुझे पता है, सभी कहता है FNO में डायरेक्टली अगर आप इनएक्सपीरियंस हैं तो वहाँ 90% से ज्यादा इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं। तो क्या ये एक वजह है? इसको लाने की जरूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि अगर मेरे पास है कि मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती हूँ और वो कॉल्स जो है वो मेरे लिए कोई और एक्सपर्ट भी ले सकता है, तो इसको लाने की क्यों जरूरत लगी? ये गैप क्यों लग रहा था? और आपको लगता है ये गैप था बिकॉज आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़े रहे हैं बहुत समय से? श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन प्रियंका। हमने देखा है कि देखिए इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट जो कैपिटल मार्केट है ये बहुत मैच्योर हो रही है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। पहले लोग सिर्फ रिटर्न की बात करते थे कि इस फंड में कितना रिटर्न आएगा। हमारे पास जो कॉल्स आती थी उसमें ये बोला जाता था कि विच इज़ द बेस्ट फंड। तो एक इन्वेस्टर की ये चाह होती थी कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है। बट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव सीन, पिछले 2 सालों में मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो सेबी को उसकी ज़रूरत ऑलरेडी उस टाइम पर लगी कि जब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, पार्टिसिपेशन ज़रूर इन्वेस्टर का चाहिए, और एक ये मैच्योर मार्केट में इस तरीके की प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पे मार्केट ऊपर जाए या ना जाए या वॉलेटाइल हो मार्केट, तो भी आप रिटर्न कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी फंड मैनेजर को और इन्वेस्टर्स को दे पाएँ। तो इसी वजह से अब इन्वेस्टर जो है सिर्फ रिटर्न नहीं चाहते, वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहते हैं, और SIF ही उसका एक सोल्यूशन है। ओके, सो सॉर्ट ऑफ आपने जो एक ब्रिज बनाया है जिसमें आपको पूरी तरह से जो है केवल रिटर्न नहीं, रिस्क और मार्केट की वॉलिटिलिटी को आप बीट करेंगे। फिर ये 10 लाख क्यों? 10 लाख की जगह 15 लाख भी हो सकता था, 20 लाख हो सकता था, 5 लाख हो सकता था। 10 लाख का फिगर क्यों रखा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का, 10 लाख ही आप SIF में डाल सकते हैं। जी, देखिए ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, जैसे कि इसके प्लस मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो एट द सेम टाइम इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। एंड रेगुलेटर ये चाहते थे कि इसमें लर्नेड इन्वेस्टर आएँ, जो एक समझदार इन्वेस्टर है, जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो, वो ही इस कैटेगरी में आए। एक छोटा इन्वेस्टर 50,000 या 1 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करे। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो है वो इसको अवॉइड करे। उनके लिए ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड मैं कहूँगा आज भी बेटर ऑप्शंस होंगे। लेकिन जो 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका नेटवर्थ उससे कहीं ज़्यादा होगा, 40 लाख 50 लाख होगा। एंड इन स्ट्रेटेजीज दीज आर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसमें बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जो अपना लेवरेज करेंगे, जिसमें रिस्क बढ़ भी सकता है। इसलिए सेबी चाहता था एक ऑप्टिमम टिकट साइज हो और मास एफ्लुएंट भी हो, कि रीच से बाहर भी ना हो जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो चाहते थे कि हम 1 करोड़ का AIF में लगाना चाहते थे, बट वो 1 करोड़ किसी एक फंड मैनेजर को नहीं देना चाहते थे। तो नाउ अगर PMS में वो 50 लाख लगाना चाहते थे बट एक फंड मैनेजर को नहीं देना चाहते थे, अब उनके पास ऑप्शन है कि वो 5 डिफरेंट SIF में एंटर कर सकते हैं, और 5 डिफरेंट फंड मैनेजर्स पे दे कैन काउंट ऑन एंड दे कैन स्टिल इन्वेस्ट इन SIF, जहाँ पे स्ट्रेटेजीज तो उनकी सारी AIF वाली मिल रही हैं, और गार्ड रेल्स, प्रॉपर डेरिवेटिव्स का जो सही इस्तेमाल है वो आपको SIF में देखने के मिलेगा, जो आप इंडिविजुअल ट्रेडिंग करके उसको सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे। जैसा आपने मेंशन किया, जो रेगुलेटर का डेटा आया था कि मोर देन 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स वर लूजर्स इन इन्वेस्टमेंट,
इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, बट यहाँ पे जो उसका सही इस्तेमाल जानते हैं डेरिवेटिव्स का, वही आपके पैसे को मैनेज करेंगे और आपको रिटर्न्स डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर किस तरह के इन्वेस्टर के लिए यही सही प्रोडक्ट है संदीप? सो प्रियंका, देखिए मैं ये चाहूँगा कि कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इसमें ना आए। पहली बात तो आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड, पीएमएस या आईएफ में इन्वेस्टर रहे हैं, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप इसमें ये ना समझें कि आपने आज पैसा लगाया है और आप 6 महीने में रिटर्न लेके इससे निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बट आपका हॉराइजन 2 से 3 साल का मिनिमम होना चाहिए अगर आप हाइब्रिड फंड्स में जा रहे हैं। और इक्विटी में सिमिलरली इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3 to 5 years। इतना आपका पास टाइम हॉराइजन होना चाहिए। आपका नेटवर्थ 40 से 50 लाख का मिनिमम हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 25% से ज़्यादा पैसा एसआईएफ में ना इन्वेस्ट करें। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप एसआईएफ में इन्वेस्ट करें। आपने कहा अगर कोई जो इन्वेस्टर है वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज लेना चाहता है और बड़े टिकट साइज है, एक्सपीरियंस्ड है, वो थोड़ा सा मेच्योर हो गया है, ठीक है, तो 5 स्ट्रैटेजीज, अगर 3 स्ट्रैटेजीज अभी है कि एक इक्विटी है, एक हाइब्रिड है, एक डेट है, अगर, लेकिन सभी का मिनिमम तो 10 है ना, तो मतलब मिनिमम तो 10 देना है, यानी 30 लाख का फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को चाहते हैं, राइट? जी, तो प्रियंका ये भी एक मिथ है जो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो रेगुलेटर ने ये डिसाइड किया है कि पर एएमसी पर पैन आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एबीसी फंड हाउस है जिनके 4 फंड आ चुके हैं, तो आप चाहें तो 2.5 लाख इन ईच फंड यू कैन इन्वेस्ट। जरूरी नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए एक ही फंड में लगाने हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक एएमसी के साथ एक पैन कार्ड की 10 लाख रुपए की जरूरत है और आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, बहुत बड़ी क्लैरिटी, क्योंकि ये जो है मुझे भी यही लग रहा था मिनिमम। ओके, सो आप एक एएमसी को उसकी 3 स्ट्रैटेजीज में अपने पैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप एएमसी के पास है तो आप बीएमसी, सीएमसी ऐसे 3 लोगों का नहीं ले सकते, एक ही एएमसी से स्टिक करना है आप। एक एएमसी की जैसे 7 स्ट्रेटेजीज अलाउड हैं, तो अगर एक एएमसी है जो 7 स्ट्रेटेजीज ले आती है तो आप अपने हिसाब से 1 लाख ईच इन 6 फंड्स एंड रिमेनिंग 4 लाख इन द 7th फंड यू कैन डू। टोटल 10 लाख रुपए होनी चाहिए और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड में कितना पैसा लगाना है। ओके, जो इसको रिस्पॉन्स मिला है, क्या इंडस्ट्री ऐसे रिस्पॉन्स को लग रहा था ऐसा रिस्पांस मिलेगा जबरदस्त की 9 महीने में हम बात कर रहे हैं 13,800 करोड़ से ऊपर का एयूएम, पूरा जो निवेश का पैसा लोगों का इनके पास पहुंचा है। ये रिस्पांस आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका, इंटरेस्ट आएगा ये तो श्योर था, बिकॉज ये स्ट्रेटेजीज इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही थी, बट बहुत सारे लोग पॉजिटिवली सरप्राइज हुए पार्टिसिपेशन को देखते हुए। जैसा आपने कहा 13,800 करोड़ की फिगर तो ये मई की थी और अभी वो 14,000 करोड़ क्रॉस हो चुकी है। इतना हमें पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड नहीं था इंडस्ट्री में, बट येस इसकी नीड बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज हमने लास्ट 2 ईयर में देखा कि मार्केट ने एक साइड रिटर्न नहीं दिया। मतलब जहाँ पे निफ्टी 2024 में था, आज 2026 में खड़े हैं, आज भी निफ्टी वहीं है। तो इन स्ट्रेटजीज की बहुत ज़रूरत थी और जैसा मैंने आपको कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत इवॉल्व हुए हैं, वो चाहते थे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तभी ये पार्टिसिपेशन हमें दिख भी रहा है। और एक ऑप्टिमम टिकट साइज 10 लाख रुपए का टिकट साइज एक मास एफ्लुएंट के लिए बहुत अच्छा टिकट साइज है, जहाँ पे अब मैंने देखा इन्वेस्टर्स को कि वो एक ही फंड हाउस के अगर 3 फंड आ चुके हैं तो उसमें डिवाइड करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, उनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के हिसाब से खुद उसको डिवाइड कर रहे हैं और मे बी थ्रू द हेल्प ऑफ देयर एडवाइजर्स। तो ये रिस्पॉन्स इतना था अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे एएमसीज हैं जो एआईएफ अपने वॉलंटरली क्लोज कर दिया है। देयर आर 2-3 एएमसीज, बिकॉज वहाँ पे टैक्सेशन विच वी मे कवर इन द फॉलोइंग पार्ट, टैक्सेशन फ्रेंडली है ये बहुत ज़्यादा, एंड ऑल्सो जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है फंड मैनेजर को, वो इसमें मिल रही है एआईएफ वाली, टैक्सेशन मिल रहा है आपको म्यूचुअल फंड वाला। सो इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दैट्स वाई इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में आपको और भी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं संदीप एसआईएफ को कहूं कि महंगा सिप एसआईपी और ये सस्ता पीएमएस एआईएफ है, तो क्या सही है? देखिए एसआईपी क्या है, वो एक इन्वेस्ट करने का तरीका है, बट एसआईएफ अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। तो आप एसआईएफ में भी एसआईपी कर सकती हैं। तो एसआईएफ में आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं? आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक फंड हाउस के साथ करी, अब आपको लगता है वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके पास हर महीने फिर भी कुछ इनकम बच जाती है, यू कैन स्टार्ट पुटिंग दोस 10,000 रुपीज और 15,000 रुपीज इन द सेम फंड। तो आप एसआईपी और एसआईएफ को बराबर दोनों को एक साथ चला सकती हैं, बट
SIP ये उन लोगों के लिए है जिनको छोटा छोटा पैसा जोड़ के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है। तो यानी अमीर लोगों के लिए SIF है और हमारे जैसे सैलरीड लोग जो हर महीने छोटी छोटी रकम करते हैं उनके लिए SIP है। नहीं प्रियंका, मैं कहूंगा कि देखिए 10 लाख रुपए बहुत सारे इन्वेस्टर्स की रीच में है, बट यस आपका पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स 40-50 लाख का है, तब आप SIF को जरूर ट्राई करें। अदरवाइज कोई एक नया इन्वेस्टर है जिसने अभी तक म्यूचुअल फंड और PMS ट्राई नहीं किया, उनके लिए अभी तक म्यूचुअल फंड ही ज्यादा अच्छा है, या ऑफ कोर्स टिकट साइज अगर वो मीट नहीं कर सकते। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर एक कैटेगरी है जिसमें ऑफ कोर्स सेबी ने एक कैटेगरी बनाई थी जिनका मिनिमम नेटवर्थ उतना हो, फॉर एग्जांपल इट्स अबाउट 3 करोड़। अगर आपका 3 करोड़ का है इन्वेस्टमेंट, आप अपने CA से एक सर्टिफिकेट लेके एज एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर क्वालिफाई हो जाते हैं और तब आप SIF में 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फाइन, सो 1 लाख भी टिकट साइज हो सकता है जी, अगर आपका 3 करोड़ का ये आपका पूरा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है। एग्जैक्टली तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उसमें 2 या 3 क्राइटेरिया हैं, आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में आपका पोर्टफोलियो साइज 3 करोड़ होना चाहिए, या दूसरा क्राइटेरिया भी है। देयर आर अबाउट 3 क्राइटेरियाज, आप ऑनलाइन जाके उसको सर्च करें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं इन एनी ऑफ दोज क्राइटेरियाज, आप एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का सर्टिफिकेट लें और उसको जब आप AMC के पास लेके जाएंगे तो आपको अलाउ कर देंगे कि आप 1 लाख से भी SIF में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब SIF को कैसे सेलेक्ट करना है, मैं तो यही जानना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए आपने कहा 21 AMCs ला गए, इनके नाम भी बड़े अनोखे अनोखे से नजर आ रहे हैं, डायना, प्रिज्म जो आने वाला है, और इन्फिनिटी है कोटक म्यूचुअल फंड का जी। एक नई जो आ रही है कई कंपनियां, तो वो नुवामा शायद सिर्फ SIF से ही शुरुआत करने वाली है। नाम बड़े फैंसी से हैं, पर मेरे लिए कौन सा सही होगा, क्योंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो अभी तक है नहीं SIF में। मैं कैसे कहूँ कि ये नंबर A इज बेटर देन नंबर C और नंबर F वाला जो है वो शायद B से बेटर है। हाउ शुड आई डिफरेंशिएट? श्योर। सो प्रियंका, ये जो आपने बताया कि SIF के नाम डिफरेंट हैं, तो ये भी रेगुलेटर का मानना था कि जो म्यूचुअल फंड और SIF है ये 2 अलग प्रोडक्ट हैं। दे वांटेड टू डिफरेंशिएट इट ताकि इन्वेस्टर को मालूम हो कि अगर मैं इस फंड में लगाने जा रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल एडलवाइस का है, ऑल्टिवा, SBI का है, मैग्नम, यू राइटली सेड, उनकी वेबसाइट भी डिफरेंट है ताकि जो एक लर्नेड क्लैरिटी रहे। एग्जैक्टली कि कोई भी एडवाइजर आपको ये ना बोले कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड डिफरेंट है, SIF डिफरेंट है, बिकॉज म्यूचुअल फंड 100% सिर्फ लॉन्ग पर काम करते हैं। SIF सबके सब लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज होंगे। तो इसमें अप टू 25% नेकेड शॉर्ट अलाउड है SIF में, और हर कैटेगरी में तो टोटल। रिस्क नहीं बढ़ जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पहले तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, और सेबी ने ये भी अनाउंस किया था कि हर फंड मैनेजर और AMC इसको लॉन्च नहीं कर सकती। या तो फंड मैनेजर जिनका क्राइटेरिया था कि 5000 करोड़ प्लस का AUM उन्होंने मैनेज किया हो, या फिर उनका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का रहा हो, वो ही फंड मैनेजर्स और AMC इसको लॉन्च कर पाएंगे। ऑफकोर्स इसमें रिस्क ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग हम उन स्टॉक्स को कर रहे हैं जहाँ हमें लगता है ऊपर जा सकते हैं, शॉर्ट हम उनको कर रहे हैं जो नीचे आ सकते हैं। अगर दोनों बेट्स उल्टी हो गई तो इसमें रिस्क भी डबल हो सकता है। तो इसलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं कैसे चूज करूं कि मेरे लिए कौन सा सही SIF है, तो आपको देखिए इसमें 3 कैटेगरीज हैं, इक्विटी है, हाइब्रिड है एंड डेट है। तो इक्विटी में भी आपका लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी है जिसको आप मान सकते हैं म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप फंड के तरीके से, एंड देन वी हैव एक्स टॉप 100 विच इज़ मोर रिस्कियर, जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप होगा, टॉप 100 कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। फिर अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो उसमें इक्विटी और डेट का पोर्शन मिक्स होगा, जैसे हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड होते थे। और फिर दूसरी कैटेगरी है जैसे म्यूचुअल फंड में होती थी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और यहाँ पे है एक्टिव एसेट एलोकेशन फंड। तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको फंड चूज करना है। हाइब्रिड्स आर कंसिडर्ड जनरली टू बी सेफर देन द इक्विटी फंड्स। तो इसलिए आप अपने एडवाइजर से जरूर कनेक्ट करें, उस फंड को समझें और उसके बाद ही आप SIF में इन्वेस्ट करें। क्या आप संदीप ये कह रहे हैं कि आप इसमें DIY इन्वेस्टर नहीं हो सकते हैं, मतलब डू इट योरसेल्फ नहीं हो सकते, डायरेक्टली गए वेबसाइट में खरीद लिया नहीं, आपको एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी इसे समझाने के लिए? 100% मुझे ये लगता है, अनलेस आपका फुल टाइम बिजनेस ये है, आप उतना टाइम दे पाते हैं रिसर्च करने से पहले। बिकॉज हमने देखा है कि इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर कोई चीज़ लॉस देती है तब जाके आप उसको रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर इन्वेस्टिंग इन SIF यू शुड डू योर ड्यू डिलीजेंस, और आप अपने एडवाइज़र से बात करें जो आपको सही तरीके से SIF को एक्सप्लेन कर सके, और आप उसके बाद ही SIF में इन्वेस्ट करें।
ओके, तो मुझे लग रहा है संदीप कि इसमें जो है, अभी आपने जब हमने बात किया, इसमें आप नेकेड जो है शॉर्ट कर सकते हैं जी। सो ऐसे में ज्यादा जोखिम है तो ज्यादा रिटर्न भी है क्या, या फिर रिटर्न मतलब व्हेन यू टेक मोर रिस्क कहते हैं कि आपको मोर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट। सो क्या आप ये कहेंगे ये वो प्रोडक्ट है जिसमें जोखिम ज्यादा रिटर्न ज्यादा? प्रियंका देखिए, इसमें SIF को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो वो आपकी डाउन साइड को ना क्वेश्चन कर देता है। ऐसा नहीं कि SIF में आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं आ सकते, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इसमें तो लॉन्ग और शॉर्ट था तो गिरती हुई मार्केट में से रिटर्न क्यों नहीं दिया। कभी कभी कॉल्स गलत भी जा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये गलत भी हो सकता है। मतलब ये पूरा फुल कोई 100% अश्योरिटी नहीं है कि आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसी। देखिए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको गारंटी नहीं दे सकती। अगर आपको गारंटी चाहिए तो आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको गारंटेड रिटर्न नहीं देता। यस, किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपका रिस्क कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। तो इसलिए SIF में भी अगर आप कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर हर फंड हाउस का डिफरेंट रिस्क लेवल है। आप देखेंगे तो उनको रिस्क बैंड के हिसाब से दिया गया है। विद इन द हाइब्रिड कैटेगरी आपको 1 रिस्क बैंड वाला भी मिल जाएगा फंड, और उसी सेम कैटेगरी हाइब्रिड के अंदर 5 रिस्क लेवल वाला भी फंड मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। आप फैक्ट शीट पढ़िए, अपने एडवाइजर को दिखाइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए आपको किस में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज इसमें रिस्क आपका लिमिट हो सकता है और अपसाइड में पूरा पार्टिसिपेशन हो सकता है। ये काम कैसे करता है मैं आपको ये भी बताता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रेटजीज कैसे आपको प्रॉफिट बना के दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए बीच में जो लास्ट ईयर मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम H1B वीज़ा पे रिन्यूअल पे फीस लगाएंगे, उन्होंने $100,000 की फ़ी अनाउंस कर दी। तो ये इट वाज क्वाइट एविडेंट कि इससे IT सेक्टर को नुकसान हो सकता है, बिकॉज ये कॉस्ट जो है उनको बियर करनी पड़ती, एंड स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फंड मैनेजर क्या कर सकते थे, अगर SIF उस टाइम पे रहे होते, या फिर AIF फंड मैनेजर्स ने क्या किया होगा कि उन स्टॉक्स को सेल कर देते, IT स्टॉक्स को, और इस न्यूज़ की वजह से अगर वो नीचे आते तो उनको बाय भी कर सकते थे और इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना सकते थे। वेयर एज ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में या फिर और ऑप्शंस में इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं होता कि एक न्यूज़ आई और वहाँ से वो निकल गए, बिकॉज दोज आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई न्यूज़ ऐसी लग रही है जिसमें पैसा बन सकता है, अपॉर्चुनिटी है, तो SIF में फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो शॉर्ट करके भी आपके लिए पैसा बना सकते हैं। ओके, तो एक SIF, B SIF, 2 SIF, ये दोनों मतलब इनकी स्ट्रैटेजी तो एक है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, लेकिन अंदर जो कुछ चलेगा कॉम्पोजिशन वो बहुत कुछ जो है वो जो फंड मैनेजर होगा उसकी अपनी कैपेबिलिटी और उस AMC के अपने प्रिंसिपल पर चल रहा होगा, राइट? तो भले ही वो दोनों एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, पर अंदर का माल जो होगा फंड में दोनों का बिल्कुल अलग होगा, राइट? जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे प्रियंका हमने देखा है कि अगर आप ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अगर वो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ना देयर यूज्ड टू बी अ रेंज कि अगर 2025 में से कि अगर उसने 10 से 15% में रिटर्न दिया तो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड लार्ज कैप का 10% दे रहा था और बेस्ट दे रहा था 15%, एक रेंज थी। बट अगर आप SIF में देखेंगे तो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ही एक ऐसा फंड था जिसने एक महीने में -9% का रिटर्न दिया और उसी हाइब्रिड कैटेगरी से +9% का रिटर्न दिया। मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ। 18% का डिफरेंस विद इन द बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड। उन्होंने अंदर किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई, एग्जैक्टली, कब शॉर्ट किया कब लॉन्ग किया वो डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बहुत क्लोजली फॉलो करें। पहले उसका स्ट्रक्चर समझें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसकी फैक्ट शीट को पढ़ें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, देखिए मैं आपको कोई नंबर तो कोट नहीं कर सकता हूं, बट येस यू कैन डेफिनेटली लुक एट। अगर आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, हम अल्फा की बात करते हैं, मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। अल्फा फॉर अ लेमैन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि मान लीजिए आपका एक फंड था जो उसका बेंचमार्क ने 12% का रिटर्न दिया, तो इन SIF के पास पोटेंशियल है कि वो 5% तक का अल्फा जनरेट कर सकता है कि आपका 17% का रिटर्न आ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने -20% का रिटर्न दिया ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड ने और ये आपको +5% का रिटर्न दे देगा। ये हो सकता है कि अगर उसने -20 दिया था ये आपको -15 दे, तो यहाँ पे भी 5% का कम गिरावट हुई, जिसकी वजह से अल्फा अगर आप देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो दे हैव द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग अल्फा rather than giving you an absolute return. Okay, so alpha benchmark से कितना बेहतर ये परफॉर्म कर पाएंगे। Exactly. टैक्सेशन आपने कहा, ये बता दीजिए कहीं हमसे छूट ना जाए। जी, टैक्सेशन इसका बहुत ही खूबसूरत पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि AIF बहुत सारी कंपनीज वॉलंटरी क्लोज कर रही हैं। एग्जाम्पल एक AMC है XYZ,
उन्होंने अपना SIF AIF चला रहे थे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें टिकट साइज था 1 करोड़ रुपीस। सेम फंड मैनेजर, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज जो AIF में ही अभी तक थी, दे हैव डिलीवर्ड रिटर्न्स लाइक इमेंसली। और मार्केट जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटाइल, उतना ज़्यादा SIF रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता है। सो मैं ये कहने में परहेज नहीं करूँगा कि वॉलेटिलिटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर SIF। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, SIF आपको उतना बेहतर रिटर्न दे सकता है, और जो हमने पिछले 2 साल में देखा भी। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से AIF में आपको रिटर्न लगता है फंड लेवल पे। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स लगता है आपके इन्वेस्टमेंट के, मतलब इन्वेस्टर लेवल पे। कोई फंड लेवल पे कोई टैक्सेशन नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, आज आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में और SIF में सिमिलर टैक्सेशन है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो मैंने कब पैसा उस फंड में इन्वेस्ट किया और मैंने कब निकाला, उससे मेरी ड्यूरेशन डिसाइड होती है, वेदर इट क्वालिफाइज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप 12 महीने से कम टाइम के लिए इन्वेस्टेड हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देंगे, विच इज 20%। और अगर आपने 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें की है तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, विच इज 12.5%। तो इसमें टैक्सेशन सिमिलर टू म्यूचुअल फंड है। तो इक्विटी स्ट्रैटेजी में तो ये होगा, डेट में फिर डेट वाला टैक्सेशन होगा। जी। और हाइब्रिड में डिपेंड करता है कि उसमें इक्विटी और डेट का क्या एक्सपोजर है, उससे डिसाइड होगा कि आपका टैक्सेशन। जो टैक्सेशन मुझे अपने म्यूचुअल फंड में देना होता है, वही टैक्सेशन के रूल्स यहाँ पर भी हैं। तो आपने तो कहा कि ये बेटर है, फिर ये बेटर कैसे है? AIF से बेटर है, AIF से बेटर है, बिकॉज AIF में आपको मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से लगता है, जो फंड के लेवल पे आपको टैक्स देना पड़ता था, यहाँ पे आप 12.5% का टैक्स दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो अभी भी SIF में अवेलेबल नहीं है, वो AIF तो काम करेंगे अभी भी, या बिकॉज AIF में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, कैटेगरी 1, 2, 3 मिनिमम टिकट साइज इन AIF। सो AIF में 1 करोड़ है मिनिमम टिकट साइज। और खुद संदीप बता रहे हैं कई लोगों ने अब AIF को जो है वो बाय करके SIF में माइग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज ये इजी है और ज्यादा लोग इसमें आने के चांसेस भी। मतलब आप फंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, देखिए वो वही फंड मैनेजर, उसी तरीके की स्ट्रेटेजी, और आप अपने इन्वेस्टर के लिए फंड सेव कर पा रहे हैं, टैक्स सेव कर पा रहे हैं। तो ये मतलब सबसे अच्छा तरीका था। उन्होंने एज ए सामने से आके अपने इन्वेस्टर्स के लिए फायदा सोचा और उन्होंने उसको वाइंड अप करके दे आर रिक्वेस्टिंग देयर इन्वेस्टर्स टू शिफ्ट टू SIF। ओके, और SIF को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए भी SIF को समझाना जो है उसके लिए टेस्ट है, राइट? उनके लिए भी लेवल, जैसे आपने कहा कि एक AMC के पास कुछ ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होने चाहिए फंड मैनेजर, वैसे ही जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बेचेगा उसको कुछ पर्टिकुलर टेस्ट क्लियर करने हैं। बिल्कुल प्रियंका, तो इसके लिए भी रेगुलेटर ने एक एग्जाम बनाया है, विच इज कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, विच इज कॉल्ड NISM 13 एग्जाम। तो उसको क्वालिफाई किए बिना आप SIF डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, जिसमें करेंसी भी उसका पार्ट है, इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव्स इन कॉमन, जो इक्विटी डेरिवेटिव्स थे, उन तीनों को कॉम्बिनेशन करके, बिकॉज ये तीनों चीज़ों का काम हो रहा है SIF के अंदर। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर उस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, फिर वो MF में जाके रजिस्टर करता है, तभी वो SIF को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड में 2 ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। जी। SIF में भी है क्या ये डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ऑप्शन? जी, दोनों ऑप्शन है। अगर आप एक एडवाइजर के थ्रू जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपको यू वांट टू डू इट योरसेल्फ तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, और आखिर में कुछ फटाफट 1 लाइनर जवाब दीजिए और हम इस चर्चा को बंद करेंगे। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, कुछ छूट रहा है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है हमने बहुत कुछ कवर कर दिया है। तो आपने कहा किसको निवेश करना चाहिए, तो मेरा रैपिड फायर का पहला सवाल है कि किसको निवेश नहीं करना चाहिए? अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए। ओके, और अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा SIF की तरफ रख सकते हैं? आई वुड से 25 to 30%। ओके, क्या रिटायरमेंट का पैसा मैं SIF में डाल सकती हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें SWP का भी ऑप्शन है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और एक डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, कैम्स के थ्रू आया था, जिसमें बताया गया कि मोर देन 35% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर मोर देन 60 ईयर्स इन एज। तो इसमें आप बहुत सेफ, जिसको मैं कहूँगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको मिलते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में, उसमें आप इन्वेस्ट करके मंथली विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। ओके, तो AIF का तो खेल खत्म लग रहा है SIF से, म्यूचुअल फंड का भी खेल खत्म हो जाएगा क्या? म्यूचुअल फंड को रिप्लेस कर देंगे SIF? देखिए, मैंने जैसा कहा कि SIF एक कैटेगरी के लिए है जहाँ पे मिनिमम 10 लाख के इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है, और AIF में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो SIF में अभी अवेलेबल नहीं है।
टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स मैंने कहा कि SIFs आर एडवांटेजेस which they are there and they are very transparent too because SIF में डे एंड में रोज एक NAV डिक्लेयर होती है जैसे म्यूचुअल फंड में होती थी. सो दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट. आपको मालूम होगा कि मेरे फंड मैनेजर ने क्या किया. मंथ एंड में उसकी फैक्ट शीट आएगी जहाँ पे यू कैन गो थ्रू कि उन्होंने इक्विटी में कहाँ पे एक्सपोजर लिया था, कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक खरीदा, डेरिवेटिव्स में क्या किया था. तो मुझे लगता है कि मतलब जितनी अच्छी चीजें हो सकती थी सेबी ने एक प्रोडक्ट में डाल दी हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो टिकट साइज हो या फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई हो फंड मैनेजर को. इसलिए SIF को कहा जा रहा है कि लाइक दिस इज बेस्ट ऑफ इन्वेंशन टिल डेट. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप पल्स पकड़ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर आकर के सब एनालाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रैफिक आपको वहां पर आ रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, इसको कहाँ से सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है? कोई कुछ ज्योग्राफीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी देखिए, हमारी वेबसाइट पे जो 15% इन्वेस्टर्स हैं दे आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सो एंड ऑल्सो बेंगलोर एंड मुंबई से सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्शन दिखा है. एंड इवन इन बी टाउन्स जो कैम्स की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि 30% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम Tier 2 सिटीज़. सो बी टाउन से लोगों ने इन्वेस्ट किया है. सो ओवरऑल हर जगह से इसको रिस्पांस मिला है. और अभी देखिए, जैसा आपने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम हुआ है, अभी हमारे पास 9 महीने हुए हैं. डाउन द लाइन जब ये 1 साल हो जाएगा, हमारे पास डेटा होगा एनालाइज करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत तेज़ी से ये सेक्टर ग्रो करेगा. तो मेरी उन एडवाइजर्स को भी ये सलाह है कि अगर अभी तक आपने SIF के बारे में पढ़ना या अपने इन्वेस्टर्स को बताना शुरू नहीं किया है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इट. ओके, आपने कहा कि वॉलेटाइल मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है और बिल्कुल सही सही चल रहा है तब ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है क्या? देखिए, मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं. एक बुल फेज होता है, रेजिंग बुल मार्केट, जहाँ पे सिर्फ लॉन्ग ओनली है. यहाँ पे हो सकता है कि ये कंपैरेटिवली कम रिटर्न दे SIF. अगर रेजिंग बुल मार्केट है जहाँ पे मार्केट हर हफ्ते हर महीने एक नया हाई बनाती जा रही है. जी, मार्केट अगर वॉलेटाइल है, यूजुअली हमने देखा है मार्केट्स हमेशा इस तरीके से बिहेव करती हैं. मतलब अनयूजुअल की मार्केट हमेशा एक लाइन में चली जाएगी अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए. तो अगर मार्केट्स इसी तरीके से चलेंगी जैसे चलती आई हैं ट्रेडिशनली, तो SIFs हमेशा आपका एक अल्फा जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं और इसी वजह से सेगमेंट आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा. All right. Thank you so much, Sandeep, for this conversation. SIF को आपने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की. बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में भी आया. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू प्रियंका. ओके, सो SIF को हम डिकोड कर रहे थे SIF 360 के संदीप सेठ के साथ. आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कमेंट पर लिख दीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया, हम उसका आंसर लेकर आएंगे. और आपको ये हमारी बातचीत में सबसे अच्छी बात क्या लगी, क्या आप SIF में इन्वेस्ट करेंगे, सोच रहे हैं करने की, जरूर बताइएगा. चलिए, आज इतना ही. अगले हफ्ते मुलाकात होती है. नमस्कार.